हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। जीरोथ लॉ बेसिकली बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। सो सबसे पहले मैं जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जीरोथ लॉ, if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with system C, then A and B are also in equilibrium with each other. सो ये जो है जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है। ये बात कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम की कि अगर कोई दो सिस्टम ए और बी सी के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सो स्टूडेंट्स, थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम एक जो सिस्टम है, लाइक जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एक सिस्टम को कुछ वेरिएबल्स, कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन एट्सेट्रा। तो अगर किसी सिस्टम के ये वेरिएबल्स जो उसे करेक्टराइज करते हैं, जो उसे डिफाइन करते हैं, इफ दे डू नॉट चेंज विद टाइम, इफ दे डू नॉट चेंज विद टाइम, अगर ये टाइम के साथ चेंज ना करें, देन दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है, या वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या इसे हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। सो किसी सिस्टम के वेरिएबल्स जो उसे डिफाइन करते हैं, उसे करेक्टराइज करते हैं, अगर वो टाइम के साथ चेंज ना करे, देन द सिस्टम इज कंसीडर्ड इन थर्मल या थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई दो सिस्टम सेपरेटली सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है। इसे समझने के लिए वी हैव सम एक्सपेरिमेंट सच दैट, मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ये हमने यहाँ पर सिस्टम ए मान लिया, ये हमने यहाँ पर सिस्टम बी मान लिया। इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक वॉल है, दिस वॉल इज नोन एज द एडियाबैटिक वॉल, and they are being separated with system C through a wall that is diathermic wall. This is system C and this wall is diathermic wall. एडियाबैटिक वॉल का मतलब जहां पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो पाएगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम्स ए और बी के बीच में किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एडियाबैटिक वॉल अगर वहां लगी है तो ये डायथर्मिक वॉल है, जो कि अलाउ करता है हीट एक्सचेंज। सो हमने ऐसा कुछ सिस्टम लिया जिसमें ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है, बी और सी के बीच में हो सकती है, बट ए और बी के बीच में नहीं हो सकती है, क्योंकि ए और बी के बीच में है एडियाबैटिक वॉल। सो ए और सी आर इन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम एंड बी और सी आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये हमने पहले ऑब्जर्व किया, फाइंड किया कि ए एंड सी एंड बी एंड सी दे आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देन आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, इस वॉल को रिप्लेस कर दिया। लाइक जो सी सिस्टम है, सी सिस्टम यहाँ पर जो वॉल लगी थी उसको चेंज कर दिया।
नाउ हेयर वी फाइंड दैट इस बॉल को हमने स्टूडेंट्स बना दिया एडियाबैटिक, और ये वॉल हमने बना दिया डायथर्मिक। हमने वॉल चेंज कर दिया, ए एंड बी सिस्टम, दिस इज डायथर्मिक नाउ, दिस इज एडियाबैटिक नाउ। सो ये करने के बाद इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कि ए और बी का स्टेट्स फर्दर चेंज नहीं हुआ है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट there will be no change in state A and B further। तो इस बात से हमें यह पता चला यहां पर कि A और B ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुके थे। ये करने के बाद ये देखा गया कि हमने वॉल चेंज किया, बट वी ऑब्जर्व दैट देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ A एंड B। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थे। अब आप जो मर्जी वॉल लगाइए, दे आर ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, दे विल नॉट चेंज देयर स्टेट। सो इट मीन्स दैट यहाँ से बात प्रूव होती है कि अगर कोई दो सिस्टम जैसे कि ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है। दिस इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इसे जीरोथ लॉ कहा जाता है। So now let's start with the first law of thermodynamics। अब हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। तो इसको समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कोई गैस एनक्लोज करके रखा है। देयर इज सम गैस एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन दैट कंटेनर, and this is our piston there, and these are the walls of container, these are the walls of container। so ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इन द फर्स्ट केस द वॉल is at different temperature in comparison to the gas। मान लेते हैं पहले केस में the wall is at different temperature in comparison to the gas। ये वॉल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है, देयर विल बी सम टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो गैस का मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराएगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वॉल पे, they are more energetic because they are nearer to the wall there, so they are more energetic, or the molecules here at the walls। तो कोई मॉलिक्यूल अगर आके वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, सो इट विल गेन एनर्जी हेयर and then again collide with other molecules, transfer energy to the other molecules there। so on average यहाँ पर there is increase in kinetic energy, there is increase in kinetic energy of gas molecules। यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल आएंगे वॉल्स पे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, दे विल गेन एनर्जी फ्रॉम हियर बिकॉज द वॉल इज केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू द गैस। सो इसकी वजह से उन गैस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, और ऑन एवरेज पूरे सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट देयर विल बी increase in there will be increase in internal energy, there will be increase in internal energy। it means that because of the temperature difference there will be some energy transfer, और जो ultimately गैस की internal energy को increase कर रही है। now we consider the second case। यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकली है, इंक्रीज हुई है, और उस वजह से हमारे पास
इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हमें देखने को मिला है. नाउ लेट्स अज्यूम सम अनदर केस. अगेन वी टेक दैट कंटेनर जिसमें हमने गैस को एनक्लोज करके रखा है एंड दिस इज द पिस्टन देयर. लेकिन अब यहाँ पर हमने कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मेंटेन किया है. गैस एंड वॉल्स आर एट द सेम टेम्परेचर. नाउ वी मूव द पिस्टन. यहाँ पर हमने पिस्टन को मूव किया है. तो जैसे हम पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ से कोलाइड कर रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग द इलास्टिक कोलिजन्स देयर. सो पिस्टन भी अब अगर इस तरफ मूव कर रहा है, सो द मोशन ऑफ द पिस्टन, या हम यहाँ कह सकते हैं कि वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द गैस. अब यहाँ पर हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं. उसके मूव करने की वजह से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स increases. Because of the motion of the piston in this direction, the velocity of the molecules जो कि इस पिस्टन के साथ कोलाइड कर रहे हैं वो इंक्रीज करेगा. सो उनके इंक्रीज करने की वजह से अल्टीमेटली जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज करेगा एंड अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी फिर इंक्रीज करेगा. इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही प्रोसेसेस में there is a increase in the internal energy, like whenever we are doing some work on the gas and whenever there is some temperature difference. So दोनों ही कारण जो है increase in internal energy करवा रहे हैं. तो दोनों ही मोड से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है जो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवा रहा है. तो अब यहाँ से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए एक और केस कंसीडर करते हैं कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो कैसे कुछ बन पाएगी. सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले केस को लिया. मान लीजिए कि हम कुछ हीट जो है वो गैस को सप्लाई कर रहे हैं. लेट, यहाँ कंटेनर के अंदर हमने गैस को लेके रखा है. लेट डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट. डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस. ये डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट जो है वो हमने गैस को दी. और हमारे हीट देने के बाद क्या हुआ कि लेट सपोज ये पिस्टन थोड़ा आउटवर्ड मूव कर जाता है. आउटवर्ड मूव कर जाता है. पिस्टन अगर आउटवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब है सम वर्क इज डन बाय गैस. हमने गैस को कुछ हीट दिया और उस हीट की वजह से लाइक सम पिस्टन जो है मान लीजिए आउटवर्ड जाता है. इट मीन्स दैट सम वर्क इज डन बाय द गैस. गैस ने कुछ वर्क परफॉर्म किया. हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, गैस ने कुछ वर्क परफॉर्म किया. वी चेक दैट कि वो कंटेनर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है. सो इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम वर्क डन बाय द गैस. लेट्स सपोज डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन बाय गैस. इज वर्क डन बाय गैस. हमने इसे नोट कर लिया. डेल्टा क्यू हीट देते हैं, कुछ गैस वर्क करती है. तो स्टूडेंट्स अब गैस जो वर्क कर रही है इट यूजेस सम ऑफ द हीट इन डूइंग दैट वर्क. हमने हीट डेल्टा क्यू दिया है, गैस ने कुछ वर्क किया है डेल्टा डब्ल्यू. सो गैस यूजेस दैट हीट टू परफॉर्म सम वर्क. सो व्हाट अमाउंट ऑफ हीट जो बच रही है यहाँ पर, डेल्टा क्यू में से डेल्टा डब्ल्यू इस्तेमाल हो जा रहा है वर्क करने में. हमने पिछले केस में देखा कि अगर हम कुछ हीट देते हैं चाहे किसी मैकेनिज्म से देते हैं, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. हम डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं, कुछ डेल्टा डब्ल्यू वर्क हो रहा है. सो हियर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय द अमाउंट. इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम increases by amount delta q minus delta w. Because we give this heat, this has been utilized in performing work by the gas. So जिस अमाउंट से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. बट अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से हमारा मतलब है डेल्टा यू से. लेट सपोज डेल्टा यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सो यहाँ से डेल्टा यू का एक्सप्रेशन आता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. एंड डेल्टा क्यू का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू.
यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमने जो बची हुई हीट है हमारे पास डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, उसको पूरा इक्वेट कर दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के सामने। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सारी की सारी हीट अब बची है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब ये सारी की सारी उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में हमें दिख रही है। If let's suppose there may be some motion of the container as well, अगर कंटेनर का भी मोशन होगा तो हम वहां पर उस एनर्जी को टोटल लिखेंगे, लाइक इट इज इंक्लूडिंग दैट इंटरनल एनर्जी एज वेल एज सम मोशन ऑफ द container, some energy is being utilized in that motion of that container as well. But if there is no motion of the container because of that remaining heat, then that entire heat is being utilized in increasing the या changing the internal energy. So इसीलिए हमने इसको डेल्टा यू यहां पर कंसीडर कर लिया है। इसे हम कहेंगे कि देयर इज नो सिस्टमैटिक मोशन ऑफ द कंटेनर। सिस्टमैटिक मोशन ऑफ द कंटेनर का मतलब होगा कि जो हीट हमारे पास है बच रही है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये कंटेनर को भी मूव करवा रही है और गैस मॉलिक्यूल्स को भी मूव करवा रही है। बट अगर कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट एंटायर हीट इज इक्वल, जो बची है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज जस्ट इक्वल टू डेल्टा यू देयर। सो वी फ्रेम अ इक्वेशन देयर एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इस तरह से अगर हम फ्रेम करें, सो इफ वी गिव सम हीट टू द सिस्टम, that heat is utilized in two parts. One part is in performing work, and remaining part changing the internal energy of the system. So that is the first law of thermodynamics. It works according to the principle of, or it states the principle of conservation of energy there. So ये एक एक्सप्रेशन बन चुका है हमारे पास। सो आपने इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं डेल्टा क्यू डेल्टा यू, ये जो हमने डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिखा है, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू, मीन्स वी आर कंसिडरिंग द एंटायर एनर्जी लेफ्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी और गोइंग इन द इंटरनल एनर्जी देयर, not in the motion of that container. We are not considering any motion of the container. We are considering entire heat is being given to that internal energy. So this is known as this is the first law of thermodynamics. Delta Q is equal to delta U plus delta W, and initially we studied that zeroth law of thermodynamics. With that, thank you very much.